पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज वर्णमाला को पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि ये हिंदी भाषा में ये भाषा होता क्या है। भाषा जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है बड़ी ही सरलता के साथ। भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, व्यापक होता है। इस भाषा को सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक मान्यताएं मिली हुई होती है। और ये जो भाषा है वो उसका एक क्रमबद्ध व्यवस्थित क्या होता है, व्याकरण होता है। उसी से किसका निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा। ठीक है, यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट करवा दूं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा है, लेकिन जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है बोलेगा तो वो फारसी भाषा का शब्द है ना। हम भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी, लेकिन हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। अब ये जो हिंदी भाषा है इसका विकास क्रम रूप से हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत से हुई है। हमारी प्राचीन भाषा किससे, संस्कृत से हुई है। संस्कृत से बना क्या, प्राकृत, प्राकृत से आया क्या, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से आया हमारा हिंदी। ठीक है, तो इस तरह हमारे हिंदी भाषा का क्या हुआ, विकास हुआ। प्राचीन काल में जब मनुष्य को बोलने की कला नहीं पता था, तब वे एक दूसरे तक अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, संकेत का इस्तेमाल करते थे। जैसे आजकल देखो हम लोग व्हाट्सएप में इमोजीज के माध्यम से अपने संकेत को बताते हैं, संकेत भेजकर अपने विचारों को बताते हैं। ठीक है, स्माइल करके हम हंसने, स्माइल का इमोजी भेजकर हम स्माइल कर रहे हैं, ऐसा संकेत करके बताते हैं। वो भी एक क्या है, माध्यम है। तो पहले जो है वो किस माध्यम से, संकेत के माध्यम से भाषा का या विचार का आदान प्रदान किया जाता था। तो वो क्या भाषा कहलाती थी, सांकेतिक भाषा। फिर मनुष्य ने विकास किया और फिर बोलकर एक दूसरे को अपने विचार को व्यक्त करने लगे, एक दूसरे से विचार व्यक्त करने लगे, तो वो कहलाया मौखिक भाषा। फिर इस मौखिक भाषा को लिखित रूप में दर्शाने के लिए किया गया, तो वो क्या कहलाया, लिखित भाषा। इस तरह भाषा को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं कि भाषा के तीन प्रकार होते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। ठीक है, और इस सांकेतिक भाषा उसका विकास कर मौखिक भाषा बना, और उसके विकास से क्या बना, लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम जो बोल रहे हैं यही क्या है, मौखिक भाषा। और बोल रहे हैं उससे क्या निकल रहा है, ध्वनि। तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। और इसी ध्वनि को यदि हम लिख दे तो वो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। लिख दे तो क्या बन जाता है, वर्ण बन जाता है। और लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, हमको लिपि की जरूरत पड़ी। तो हिंदी भाषा को किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को किस में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। और ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण। इन वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द। वर्णों से मिलकर क्या बनता है, शब्द या पद। फिर शब्दों से मिलकर बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से बनता है वाक्य, और वाक्यों से निर्माण होता है फिर किसका, भाषा। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि को यदि लिखते तो वर्ण बन जाता है, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम क बोल रहे हैं तो ये क लिख दिए, आ बोल रहे हैं तो अ लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं वो ध्वनि है, और जो लिख दिए वो क्या बन गया, वर्ण। फिर इन्हीं के मेल से जैसे आ और म मिल गया तो आम बन गया। ठीक है, अब उपवाक्य कैसे बनेगा, खाता है तो कौन क्या खाता है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, उपवाक्य है। लेकिन इसी को हम बोल दें कि राम आम खाता है, तो ये पूरा क्या बन गया, वाक्य बन गया। और ऐसे ही वाक्यों से फिर किसका निर्माण होता है, भाषा का निर्माण होता है। तो इस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और उसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और वर्ण कहलाता है। और इस वर्ण को हम परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्लियर है वर्ण की परिभाषा। चलिए, अब इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में यदि संयोजित करके लिखा जाए, व्यवस्थित क्रम में सजाकर लिखा जाए, तो जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं,
वर्णमाला। उसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जो ध्वनि है उसको हम लिख रहे हैं वो क्या कहलाता है? वर्ण। लेकिन यदि वर्ण को हम व्यवस्थित क्रम में लिख दें तो वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। यानी वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है स्वर वर्ण और दूसरा कहलाता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम पहले किसको पढ़ेंगे? स्वर वर्ण को पढ़ेंगे। तो वर्णों में से वह वर्ण स्वर वर्ण कहलाएगा जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, साथ ही उसका जो उच्चारण है बिना किसी अवरोध के किया जाता है, बिना किसी रुकावट के किया जाता है, उन वर्णों को ही क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध या बाधा के किया जाता है उनको ही क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर वर्ण होते हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं, जिसमें शामिल हैं आ, बड़ा आ, ई, उ, री, ए, ओ और आ। यही 11 वर्ण जो है क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। इनका जो उच्चारण है वो बिना किसी अवरोध बाधा के स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है। अब इन स्वर वर्णों को कुछ आधारों पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो अब हम स्वर वर्णों का क्या पढ़ेंगे? विभाजन। तो पहले देखेंगे कि स्वर वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर है वो दो प्रकार का होता है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है। इस ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है और इस दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। साथ ही इसी ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर और इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो दो ही भाग है जिसके तीन नाम है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है और जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। यहाँ जानने वाली बात है कि कौन सा स्वर वर्ण जो है ह्रस्व में आता है और कौन सा दीर्घ में आता है। तो ये देखते हैं। ह्रस्व में आएगा अ, ई, उ और री। वहीं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ, ये जो है वो किसमें आएंगे? दीर्घ स्वर में आएंगे। तो इस तरह उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। अब इस दीर्घ स्वर में से ये चार ए, ओ और औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन चारों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्योंकि ये जो संयुक्त स्वर है ये दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। देखते हैं। जैसे ए वो आ और ई से मिलकर बना है, जो ए वो आ और ए से मिलकर बना है, ओ जो है आ और उ से मिलकर बना है, और जो औ है वो आ और ओ से मिलकर बना है। इसीलिए इन चारों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो इस तरह ये पहला विभाजन हो गया उच्चारण पे लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा देखेंगे हम जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन तीन भाग में किया जाता है। एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा कहलाता है पश्च स्वर। अब किस प्रकार बांटा गया
जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और जीभ के आगे वाले हिस्से का उपयोग होता है जिसको अग्रस्वर कहा जाता है, मध्य वाले भाग का उपयोग होता है तो मध्य स्वर में कहा जाता है, और जब जीभ के पीछे वाले हिस्से का उपयोग होता है तो उसको क्या कहा जाता है, पश्च स्वर कहा जाता है। यहाँ भी देखने वाली बात है कि मध्य स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो देखेंगे ई, बड़ा ई, ए और ए ना, बड़ा ई, बड़ा ई, ए, ये जो है किसमें आते हैं, अग्र स्वर में आते हैं। मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है और बच गए सारे वो किसमें आते हैं, पश्च स्वर में। जैसे आ, क्या बच गया, उ, ओ और अ। ठीक है, ऋषि को इसमें लिया जाता है, इसमें अग्र स्वर में लिया जाता है। इस तरह से जीभ के आधार पर स्वरों का ये विभाजन है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में। होठों के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है दो भाग में। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ की आकृति दो प्रकार की होती है। किसी के उच्चारण के समय गोलाकार होती है तो उसको कहा जाता है गोलाकार स्वर, और एक होता है अगोलाकार स्वर, जब उच्चारण के समय गोलाकार की आकृति नहीं होती। ये किसके आधार पर बांटा गया है, होठों के आधार पर बांटा गया है। होठों के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। होठों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, है ना, ओटो, होठों के आधार पर दो प्रकार में बांटा जाता है, गोलाकार और अगोलाकार। इसको हम लोग वृत्ताकार भी बोलते हैं या वृत्तमुखी भी बोलते हैं, और वही इसको अवृत्ताकार और अवृत्तमुखी कहा जाता है, अवृत्तमुखी। अब यहाँ भी ये बात जानते हैं कि कौन सा स्वर गोलाकार में आता है और कौन सा स्वर जो है अगोलाकार में आता है। तो उ, बड़ा उ, ओ और औ, ठीक है, उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये जो है किसमें आते हैं, गोलाकार में आते हैं, और बाकी जो बच गए सब किसमें आते हैं, अगोलाकार में आते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ा ई, उसके बाद क्या बच गया, ए, और ये है, ये सब किसमें आते हैं, अगोलाकार में आते हैं। तो होठों के आधार पर दो प्रकार होता है, गोलाकार और अगोलाकार। तीसरा विभाजन, चौथा विभाजन हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर, तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों को चार भाग में बांटा गया। पहला कहलाता है संवृत्त, दूसरा कहलाता है अर्ध संवृत्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, उसके बाद होता है अर्ध विवृत्त, और फिर क्या होता है, विवृत्त। क्लियर है, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त, और एक क्या होता है, विवृत्त। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं और हमारी मुख की आकृति बंद होने की जैसी होती है तब उसको क्या बोलते हैं, संवृत्त। जब आधी बंद होने की आकृति में होती है तब उसको क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत्त। जब आधी खुली होने की आकृति में होता है तो अर्ध संवृत्त, और जब हमारा मुख पूरे खुले होने की आकृति में होता है तो उस स्वर को क्या कहा जाता है, विवृत्त स्वर कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण के समय मुख की आकृति जैसे होती है, या आधा खुला होता है, आधा बंद होता है, या आधा पूरा खुला होता है, पूरा बंद होते हैं, जैसे कि आकृति में होता है, उस आधार पर ये चार भागों में बांटा गया है। यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन सा स्वर किस भाग में आता है। क्लियर है, तो पहला है कौन सा, समृद्ध, पहला कौन सा है, समृद्ध। तो समृद्ध में देखेंगे इसमें ई, बड़ा ई, उ और बड़ा उ आते हैं, उ और बड़ा उ, साथ में ऋषि को भी इसी में लिया जाता है ना। इनके उच्चारण के समय जो मुख है उसकी आकृति जो है वो बंद होने के समान हो जाती है। इसके बाद देखते हैं इसमें अर्ध समृद्ध, इसमें आधी बंद होने, पूरा बंद होने की आकृति में नहीं होता, कैसे होता है, आधे बंद होने की आकृति में होता है, और इसमें हम लेंगे किसको, ए और ओ को, ए और ओ को। इसके बाद देते हैं अर्ध विवृत्त, यानी कि आधी खुली होने की आकृति में होगा हमारा मुख, तो इसमें आता है आ, ए और औ।
इसके बाद अगला लिखेंगे हम घोषणा या कौवे के आधार पर स्वरों का विभाजन। घोषणा या इसी को किसके आधार पर बोलते हैं, कौवे के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ये दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया इस आधार पे। एक कहलाता है निर्नुनासिक स्वर और दूसरा कहलाता है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर और एक कहलाता है अनुनासिक स्वर। जितने भी स्वर हम पढ़े हैं 11 वो सब निर्नासिक स्वर कहलाते हैं, निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ बड़ा ऊ, री ए है ओ और औ, ये सब क्या है, निर्नुनासिक है। तो अब है अनुनासिक में क्या आता होगा, तो जितने भी हैं इसके ऊपर यदि हम चांद बिंदी लगा दें तो वो सब क्या बन जाता है, अनुनासिक बन जाता है। ठीक है, उ है ना, री, उसके बाद ए है ओ और ये औ। तो ये घोषणा या कौवे के आधार पर स्वर जो दो प्रकार होता है, निर्नासिक या अनुनासिक। लास्ट हम विभाजन पढ़ेंगे मुख पेशियों के आधार पर। मुख पेशियों के आधार पर, तो ये जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, से वही है, लेकिन ये मुख पेशियों के आधार पर नाम बदल जाते हैं। ये हो जाता है पहला एक होता है शिथिल स्वर, शिथिल स्वर, और एक होता है दृढ़ स्वर। शिथिल स्वर में जिसमें कम समय लगता था उच्चारण में वो आएंगे आ, ई, उ और री, और बाकी जो है इस दृढ़ स्वर में आ जाएंगे आ, बड़ा ई, बड़ा उ, उसके बाद ए, ओ और। ठीक है, इस तरह ये स्वरों का क्या हो गया, विभाजन। तो इस वीडियो में हम आज स्वरों का विभाजन देखें। अगले आने वाले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे।